मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पाठ 13 का रिवीजन करेंगे। पाठ 13 क्या है बेटा? आश्रम व्यवस्था। पाठ 13 क्या है? आश्रम व्यवस्था। हमारा समाज जो है, ये समाज का निर्माण किस प्रकार होता है? समाज किसी अकेले से तो नहीं बनता है ना, मनुष्यों, सभी समाज मनुष्यों को मिलाकर बनता है। यह हमारा समाज जो है मनुष्यों को मिलाकर बनता है ना। एक आदमी से तो नहीं समाज बन सकता है। समाज बनने के लिए बहुत सारे मनुष्यों, जब एक जगह मनुष्य रहते हैं तो वो एक समाज का निर्माण होता है। तो हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। तो अगर हम समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित और विकसित देखना चाहते हैं तो हर एक मनुष्य को सुव्यवस्थित, उन्नत और विकसित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 बराबर भागों में बांटा है। ये हमारा समाज जो है, समाज का निर्माण सभी मनुष्यों को मिलाकर बनता है ना। किसी एक व्यक्ति से समाज नहीं बन सकता है। बहुत सारे मनुष्यों को मिलाकर हमारा समाज बनता है। तो किसी भी समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित होने के लिए प्रत्येक मनुष्य को उन्नत एवं सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर है ना, ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा है। किसी भी मनुष्य को उन्नत और विकसित होना चाहिए, समाज को विकसित होने के लिए। और इसी बातों को ध्यान में रखकर हमारे ऋषि मुनियों ने है ना मनुष्य जीवन को 4 भागों में, 4 बराबर भागों में बांटा है। कौन कौन? जिन भागों को ऋषि मुनियों ने 4 बराबर भागों में बांटा, उन्हें क्या कहा जाता था? आश्रम। उन्हें आश्रम कहा जाता था। तथा इस व्यवस्था को, किस व्यवस्था को? जो ये 4 भागों में बांटा ऋषि मुनियों ने, इसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता था। तो मनुष्य की औसत आयु क्या है बेटा? मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष। जनरली, सामान्यतः मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती है। इसी आधार पर मनुष्य को 25-25 वर्ष के 4 बराबर भागों में बांटा गया है। क्या है? हमारा समाज मनुष्यों से मिलकर बना है। तो किसी भी समाज को उन्नत एवं विकसित होने के लिए सभी मनुष्य को उन्नत एवं विकसित होना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को 4 भागों में, मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा था, है ना। इन भागों को आश्रम कहा जाता था। और जो 4 भागों में बांटा, इन व्यवस्था को आश्रम व्यवस्था कहा जाता था। तो मनुष्य की सामान्यतः औसत आयु क्या मानी जाती है? 100 वर्ष। तो इसी आधार पर मनुष्य जीवन को 25-25 वर्ष के 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। जीवन के प्रथम भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम, जीवन के प्रथम भाग को क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम। ये क्या? जन्म से 25 वर्ष तक। दूसरा है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम ये 25 से 50 वर्ष। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, ये 50 से 75 वर्ष। और चौथा तथा अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम, 75 से मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है। ठीक है, 75 से मृत्यु पर्यंत। तो प्रत्येक आश्रम में सुविधानुसार आयु को थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है। विभिन्न आश्रमों में मनुष्य अलग अलग तरह के कर्तव्य पालनों की अपेक्षा की जाती है। पहला आश्रम क्या है बेटा? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है जन्म से 25 वर्ष तक की मानी गई है। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष तक की मानी गई है ना। तो यह आश्रम अर्थात जीवन का यह समय ज्ञान प्राप्ति और जीवन की तैयारी के लिए है। ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये मनुष्य में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या अर्जित करने के लिए तथा आगे जीवन की तैयारी के लिए है। बचपन में मनुष्य के प्रथम गुरु, किसी भी बच्चों के प्रथम गुरु कौन होते हैं? उसके कौन होते हैं? माता पिता।
माता पिता, वेरी गुड, वेल डन। बच्चों के माता पिता होते हैं। बचपन में किसी भी बालक के गुरु जो होते हैं उसके माता पिता होते हैं। बच्चा अपने माता पिता से कई तरह के ज्ञान की बातें, सबसे मूलभूत जो ज्ञान की बातें हैं वो बच्चा अपने माँ से सीखता है। 8-10 वर्ष की जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें विद्यालय में, पहले गुरुकुल में जाते थे, अब विद्यालय में उनका नामांकन करा दिया जाता था। पहले क्या था, बच्चे गुरुकुल में जाते थे और बच्चे युवावस्था तक गुरु के पास रखकर विद्या अध्ययन करते थे और आगे की जीवन के लिए, भविष्य के लिए तैयारी करते थे। आज के समय में इस व्यवस्था में थोड़ा अंतर आ गया है। अब बच्चे गुरुकुल में नहीं जाते हैं, है ना, बच्चे विद्यालय में विद्या प्राप्त करते हैं। कुछ बच्चों को हॉस्टल, जैसे गुरुकुल पहले जाते थे तो आजकल कुछ बच्चे हॉस्टल भी जाते हैं, है ना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है मनुष्य का, तुम नींव का, किसी भी घर का जो नींव होता है वो नींव है ब्रह्मचर्य आश्रम। मनुष्य के जीवन का नींव है ब्रह्मचर्य आश्रम। यह ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनियों के अनुसार विद्यार्थी का जीवन सादा, है ना, और संयमित और अनुशासित होना चाहिए। इस काल में विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तुम लोग भी करते हो ना? अच्छे अंक आने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा बच्चों को संयत और अनुशासित रहने की प्रेरणा दी जाती है, सिखाई जाती है। अनुशासन में रहकर ही बच्चे जीवन में आगे सफल हो सकते हैं। यदि जो बच्चे अपना सैर सपाटा, घूमने फिरने, रंगरेलियाँ, मस्ती करने में बिता देते हैं तो उनका आगे का जीवन सही नहीं रह जाता है, उचित नहीं रह जाता है, अच्छा नहीं रह जाता है। और जो बच्चे इस उम्र में, इस आश्रम में जन्म से 25 वर्ष तक कठोर परिश्रम कर, विद्या अर्जन कर, अच्छी बातें अनुशासन में रहते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते हैं, है ना, उनका जीवन सुखमय होता है। दूसरा क्या है बेटा? गृहस्थाश्रम। हाँ, गृहस्थाश्रम। इसकी आयु क्या है? 25 से 50 वर्ष। इसमें 1-2 वर्ष तो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कोई बच्चे पढ़ाई में कुछ ज़्यादा समय लगा देते हैं, तो इसलिए गृहस्थ कुछ इसमें 2-4 वर्ष का हेरफेर हो सकता है। लेकिन सामान्यतः गृहस्थाश्रम की आयु है 25 से 50 वर्ष। तो मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है, बच्चे शिक्षित हो जाते हैं, अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, है ना, धन अर्जित करने लगते हैं, तो वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो विवाह की न्यूनतम आयु, सबसे मिनिमम एज जो है ऋषि मुनि के अनुसार लड़कों के लिए 25 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 16 वर्ष है। लेकिन इसमें अब सुधार कर दिया गया है, 16 नहीं। कितने हैं? लड़कियों के लिए क्या उम्र हो गया है शादी का? बताओ। 18। हाँ, ठीक है। तो गृहस्थाश्रम को सभी आश्रमों से ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है। किस आश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है? गृहस्थ आश्रम को। गृहस्थाश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बाकी 3 आश्रमों की जिम्मेदारी, है ना, इसी आश्रम पे, गृहस्थ आश्रम पे ही रहती है। जैसे बाकी 3 आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र तथा आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी आश्रम, गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर करती है। गृहस्थ जो होते हैं अपनी संतान का तो लालन पालन करते ही हैं, साथ ही साथ वे देश, धर्म और समाज की सेवा भी करते हैं। देश की रक्षा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, अपने माता पिता की देखरेख करते हैं, अपने पूरे परिवार की देखरेख करते हैं तथा समाज के सभी लोगों का भी देखरेख, देश और धर्म की भी सेवा करते हैं। देश की रक्षा, सब वस्तुओं का उत्पादन, वितरण आदि सभी कुछ इसी गृहस्थाश्रम पर निर्भर करता है। और समाज की सुख एवं समृद्धि भी ये गृहस्थ ही तो करते हैं, है ना। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा एवं श्रेष्ठ माना जाता है। तीसरा कौन सा है बेटा आश्रम? तीसरा कौन सा है? वानप्रस्थ
वानप्रस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। तो इस आश्रम का क्या उम्र है? 50 से 75 वर्ष। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, इसकी आयु है 50 से 75 वर्ष, है ना। तो इस आश्रम में रहने का समय 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक की होती है। परंतु वर्तमान युग के नियमों के अनुसार व्यक्ति को सेवानिवृत्ति अर्थात रिटायरमेंट का एज क्या है? रिटायर होकर जब सही मायने सही मायने में मनुष्य को जब 50 नहीं, इस आश्रम में जो है 50 से 75, अब इसमें थोड़ा सुधार कर जब इसमें सही में जब लोग रिटायर करते हैं अपनी नौकरी से, तो रिटायरमेंट के बाद इस आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। प्राचीन काल में वानप्रस्थी लोग वानप्रस्थ आश्रम में या वन में जाकर रहते थे, परंतु आजकल तो ये संभव है। ये संभव है? लोग वन में जाकर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वन में जाकर रहते हैं लोग? नहीं रहते हैं। नहीं, वन में नहीं रहते हैं। पहले लोग जाके वानप्रस्थी लोग वन में रहते थे। इस आश्रम के कर्तव्यों का पालन घर में रहकर ही किया जा सकता है। देखते हो आजकल लोग जब रिटायर करते हैं तो घर में ही अपना समय व्यतीत करते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या जो है थोड़ी बदल जाती है। अपना यह आवश्यक है। जनरली क्या होता है, जब लोग बूढ़े होते हैं, थोड़ी जब रिटायर्ड होते हैं, तो अपनी सारी जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंप देते हैं, और नई पीढ़ी को सौंप देना भी चाहिए। थोड़ा इनसे फ्री होना चाहिए, थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए, धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। आपस में किसी के परिवार में झगड़ा का कारण नहीं बनना चाहिए। वानप्रस्थियों को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए तथा विद्या धन दूसरों में बांटना चाहिए। दान पुण्य, है ना, तीर्थ पूजा पाठ, इस सब बातों में समय व्यतीत करनी चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, या घर में ही अपने छोटे बच्चे हैं, ग्रैंडसन हैं, ग्रैंड डॉटर हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, है ना। और धार्मिक कार्य में समय व्यतीत करना चाहिए, सामाजिक कार्य में समय व्यतीत करना चाहिए, समाज की उन्नति के विषय में सोचना चाहिए। इतने दिन तो व्यक्ति परेशान रहता है अपने बच्चों में, अपने नौकरी में, लेकिन जब रिटायर करता है तब वह बहुत मानसिक रूप से वह बहुत फ्री महसूस करता है। तब उसे अपने धार्मिक सामाजिक कार्यों में समय ध्यान व्यतीत करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए, समाज की उन्नति के विकास के लिए कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए कुछ कार्य करना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए, आपस में मिलजुल कर प्रेम की भावना विकसित करनी चाहिए। और आश्रम व्यवस्था का चौथा एवं सबसे अंतिम कौन सा आश्रम है? क्या है बेटा? संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम चौथा एवं अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम की उम्र क्या है? 75 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, जब तक व्यक्ति का जीवन है, 75 से लेकर जब तक आदमी जिंदा है, जब तक मृत्यु नहीं उसकी हो जाती है, तब तक इसकी आयु मानी जाती है। किसकी? संन्यास आश्रम की, है ना। इस आश्रम का समय 75 वर्ष की आयु से माना जाता है। और कब तक माना जाता है? मृत्यु पर्यंत तक, है ना। परंतु हर मनुष्य को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है। ये थोड़े बोला जाता है कि सब सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ। संन्यास आश्रम में केवल उसी को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी, जिसके मन में छल कपट द्वेष क्रोध लालच या अन्य किसी भी प्रकार की बुरी भावना हो, तो वो सन्यास जो है वो झूठा है। सिर्फ भगवा वस्त्र हम धारण कर लेंगे, है ना, और नमः शिवाय करेंगे, और मन में किसी के प्रति खराब भावना रखेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, है ना, किसी की बुराई करेंगे, तो ये तो सन्यासी नहीं हुआ ना, ये सन्यास तो नहीं हुआ, है ना। भगवा वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता है। सन्यासी केवल उसे ही मानना चाहिए जो पूर्ण रूप से विद्वान धार्मिक परोपकारी और इस सांसारिक भोग से विरक्त हो। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संन्यास आश्रम जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। लेकिन
आश्रम तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। यह आश्रम संन्यास आश्रम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस आश्रम के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती है। सत्य का उपदेश करना तथा वेद आदि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही सन्यासी का प्रथम कर्तव्य है। सन्यासी का प्रथम कर्तव्य क्या है? सत्य का उपदेश देना और वेद आदि सत्य शास्त्रों का विचार और प्रचार करना सन्यास आश्रम का परम कर्तव्य है ना। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने पाठ किया आश्रम व्यवस्था रिवीजन की, पुनरावृत्ति की। वैसे तो हम लोग ये पाठ पढ़ चुके थे बेटा, तो हम लोगों ने देखा कि हमारा मनुष्य जो है, हम ये समाज जो है वो मनुष्यों से मिलकर बना है। कोई अकेला मनुष्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। तो यदि हम इस समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी सुव्यवस्थित एवं उन्नत होना चाहिए। और इन बातों को ध्यान में रखकर ऋषि मुनियों ने जीवन को 4 भागों में बांटा। इन भाग जो 4 भागों में बांटा था, तो इन भागों को आश्रम की संज्ञा दी गई और जो जिस जैसे बांटा गया उसे आश्रम व्यवस्था की संज्ञा दी गई। तो आश्रम व्यवस्था 4 आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष, जिसमें बच्चा जन्म से लेकर 25 वर्ष विद्या अर्जन करता है, पढ़ाई लिखाई करता है और नौकरी करने तक। ये हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थाश्रम जब नौकरी करने के बाद जब बच्चे धन अर्जित करने लगते हैं तो गृहस्थ उनकी शादी होती है, वे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही आश्रम माना जाता है, क्योंकि बाकी 3 आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र, आवास, आवश्यक आवश्यकताओं की जो इंतजाम जो करता है, उनका पालन पोषण अपने जो है इसी आश्रम पर निर्भर करता है ना। गृहस्थ जो है अपने बच्चों का तो लालन पालन करते ही हैं, साथ ही साथ देश, धर्म और समाज की भी सेवा करते हैं। शासन व्यवस्था, समाज की सुख समृद्धि की व्यवस्था सब गृहस्थ ही तो करते हैं। उसके बाद ये वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का 50 से 75 वर्ष। तो पुराने समय में 50 से 75 था जो वानप्रस्थी वन में चले जाते थे। अब थोड़ी व्यवस्था बदल गई है, लोग रिटायर करते हैं 60 ईयर्स में। तो 60 साल में जब रिटायर करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वन में जाकर ही हम इनका पालन करें, घर में रहकर भी वानप्रस्थ का पालन किया जा सकता है ना। लोगों इसमें क्या है, सामाजिक कार्य कीजिए, धार्मिक कार्य करें, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, लोगों की कल्याण की भावना मन में रखनी चाहिए। तो पूजा पाठ करें, अच्छी अच्छी बातें सोचें, गरीब बच्चों को पढ़ाएं, मुफ्त में पढ़ाएं। ये सब वानप्रस्थ आश्रम हो गया। और लास्ट है सन्यास आश्रम। इस आश्रम का 75 से मृत्यु पर्यंत है ना। तो इस परंतु हर मनुष्य सन्यासी नहीं बन सकता। कोई सिर्फ भगवा वस्त्र पहन लिया तो सन्यासी होगा नहीं। मन से सन्यासी बनना चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए, छल कपट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ भगवा वस्त्र धारण करने से ही कोई सन्यासी नहीं हो सकता है। सत्य का उपदेश करना तथा वेद आदि शास्त्रों का विचार और प्रचार करना ही सन्यासी का प्रथम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। ठीक है। चलिए अब बेटा चलिए ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 55। इसका अभ्यास है, आश्रम व्यवस्था क्यों आवश्यक है। तो आश्रम व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ा, किसी भी समाज के विकास के लिए, उन्नति के लिए आश्रम व्यवस्था आवश्यक है। क्योंकि ये समाज कोई एक मनुष्य से नहीं बना है ना, सब बहुत से मनुष्यों से मिलकर हमारा समाज बना है। तो मनुष्यों के विकास के लिए, जब तक मनुष्य का विकास नहीं होगा समाज का विकास संभव नहीं है। तो मनुष्य की विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए ये आश्रम व्यवस्था आवश्यक है। दूसरा है चारों आश्रमों के नाम लिखें तथा उनकी आयु सीमा भी बताएं। तो चारों आश्रम के आप नाम लिख देंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष और सन्यास आश्रम 75 से मृत्यु पर्यंत। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों महत्वपूर्ण है।
तो ब्रह्मचर्य आश्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आश्रम अर्थात जीवन का यह समय ज्ञान की प्राप्ति और जीवन की तैयारी के लिए है। बोल रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों महत्वपूर्ण है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह ज्ञान की प्राप्ति और जीवन की तैयारी के लिए है। बचपन में उसका प्रथम गुरु माता पिता है, उसके बाद वो विद्यालय जाता है, विद्या अर्जित करता है, कड़ी मेहनत कर अपना नौकरी प्राप्त करता है, इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा है गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, तो गृहस्थ आश्रम में जब बच्चे पढ़ लिख कर जब 25 या कहो या उससे थोड़ा 1-2 साल आगे पीछे भी जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो अपने संतान का तो पालन पोषण करते ही हैं, साथ में बाकी 3 आश्रमों का आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व गृहस्थ आश्रम पे ही है। ठीक है। और 5वां है एक वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य हैं, तो वानप्रस्थी के कर्तव्य हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करें, प्रेम पूर्वक रहें, सौहृदय रहें, है ना, जैसे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, गरीब बच्चों को पढ़ाएं, गरीबों की मदद करें, यही सब उसके कर्तव्य हैं। किसी के झगड़ा का कारण नहीं बने। और है संन्यास आश्रम का क्या महत्व है, तो संन्यास आश्रम का क्या महत्व है, बोलो। संन्यास आश्रम का महत्व है कि इसकी आयु क्या है, इसकी आयु 75 से मृत्यु पर्यंत तक है। तो संन्यास का है, इसमें सन्यासी के मन में छल कपट द्वेष घृणा आदि की भावना नहीं होनी चाहिए। या तो सन्यासी कुछ सिर्फ भगवा वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता है। तो जो सन्यासी केवल उसे ही मानना चाहिए जो विद्वान धार्मिक परोपकारी और विरक्त हो। और यह आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती है। यहाँ पूछ रहा है संन्यास आश्रम का क्या महत्व है, तो संन्यास आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की वृद्धि कभी नहीं हो सकती है। विद्या और धर्म की वृद्धि के लिए संन्यास आश्रम का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। हो गया बेटा, ठीक है, थैंक यू।